देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे रहस्य और चमत्कार छुपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच भारत तिब्बत सीमा के पास स्थित है भगवान शिव का एक ऐसा धाम जहां प्रकृति स्वयं महादेव की आराधना करती हुई दिखाई देती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के छोटे अमरनाथ टिम्बरसैंण महादेव की दिव्य यात्रा पर। टिम्बरसैंण महादेव उत्तराखंड के चमोली जिले के नीति घाटी में स्थित एक पवित्र गुफा है। यह स्थान जोशीमठ से आगे भारत तिब्बत सीमा की ओर जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने का सफर जितना कठिन और जितना मुश्किल है उतना ही अद्भुत और आध्यात्मिक भी है। जैसे जैसे आप नीति घाटी की ओर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, गहरी घाटियां और अलकनंदा जी की सहायक नदियां आपका स्वागत करती हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं देवताओं की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। टिम्बरसैंण महादेव को छोटा अमरनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्दियों के मौसम में प्राकृतिक रूप से बर्फ का एक शिवलिंग बनता है। यह दृश्य बिल्कुल अमरनाथ गुफा में बनने वाले बाबा बर्फानी की याद दिलाता है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव सदियों से स्वयं विराजमान है। ये गुफा समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का वातावरण इतना शांत है, कुछ ही क्षणों में व्यक्ति जो है संसार की सारी चिंताओं को भूल जाता है। और इतनी शांत जगह है, बहुत कम लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं क्योंकि यहाँ के बारे में बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि टिम्बरसैंण महादेव की यह जो प्राचीन गुफा है प्राचीन समय से पूजा का केंद्र रही है। पहले केवल आसपास के गांव के लोग ही यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहां पर और भी लोग आने लगे हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहां आकर महादेव का स्मरण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यहाँ की प्राकृतिक ऊर्जा और आध्यात्मिक वातावरण हर श्रद्धालुओं को एक अलग ही अनुभव प्रदान करता है। आइए हमारे साथ आप इस यात्रा में जुड़ जाएं। हम सभी मिलकर टिम्बरसैंण महादेव की यात्रा करेंगे। टिम्बरसैंण महादेव यानी छोटा बाबा बर्फानी, छोटा अमरनाथ की यात्रा पर ले चलेंगे। अगर आप टिम्बरसैंण महादेव की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से जोशीमठ पहुंचना होगा। इसके बाद जोशीमठ से मलारी, गमसाली होते हुए नीति घाटी की ओर आपको यात्रा करनी होगी। अंतिम चरण में थोड़ी पैदल यात्रा भी करनी पड़ती है। टिम्बरसैंण महादेव में आपको ट्रैकिंग भी करनी पड़ती है। मैं खुद उस ट्रैक पर आपको ले चलूँगा और ट्रैक के हर एक छोटे बड़े जो रहस्य हैं उनको दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि कैसे आप यहां पर पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे यह क्षेत्र भारत तिब्बत सीमा के नज़दीक स्थित है, इसलिए यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन और परमिट संबंधित जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। वो भी मैं आपको बताऊंगा कहां से आपको परमिशन मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी टिम्बरसैंण महादेव की यात्रा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ऐसे ही लगातार उत्तराखंड की नई नई जगह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब आज की वीडियो हम ये शुरू करेंगे और ये सफ़र जो शुरू होता है हरिद्वार से शुरू होता है। हरिद्वार से आपकी यात्रा शुरू होती है। हरिद्वार से कोशिश कर लें अर्ली मॉर्निंग आप निकलें ताकि सही समय पर आप चाहें तो जोशीमठ पहुंच सके, या अगर आप मलारी या गमसाली गांव में रुकना चाहते हैं तो वहां भी पहुंच सके। तो हरिद्वार से निकलेंगे, ऋषिकेश पहुंचेंगे। ऋषिकेश से जब आप आगे बढ़ते हैं शिवपुरी होते हुए, उसके बाद देवप्रयाग होते हुए आपको पहुंचना है श्रीनगर। दोस्तों, आज जिस यात्रा में मैं निकला हूं इसी यात्रा के रास्ते में वो जगह आएगी जहां से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर गए थे। तो वो स्थान हम आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे जहां से
द्रोणागिरी पर्वत है और हनुमान जी वहां से संजीवनी बूटी लेकर गए थे, तो इसी रास्ते नीति वैली के रास्ते में ही वो जगह आती है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, मिस मत करना और लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग संगम, जहां पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है। आप सभी दर्शन कर सकते हैं, एक पवित्र संगम है। और यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप पहुँच जाते हैं श्रीनगर। ये श्रीनगर है, ये उत्तराखंड का श्रीनगर है जहाँ के दृश्य आप देख रहे हैं। श्रीनगर से आगे बढ़ते हैं तो धारी देवी मंदिर है, वहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद लें और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। धारी देवी मंदिर से जब आप आगे बढ़ते हैं तो रुद्रप्रयाग सिटी आती है, रुद्रप्रयाग जिला जो कि उत्तराखंड का प्रमुख जिला है। रुद्रप्रयाग जिले में ही श्री केदारनाथ धाम मंदिर भी है। जब आप रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है कर्णप्रयाग। ये बहुत ही खास प्रयाग हैं उत्तराखंड के, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर दर्शन भी करते हैं। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम है और ये कर्णप्रयाग के ही दृश्य अभी आप लोग देख रहे हैं। तो आपको हम कर्णप्रयाग के भी कुछ दृश्य दिखा देते हैं, वो संगम के दिव्य दर्शन करा देते हैं और उम्मीद करेंगे कि वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करते जाना। ये कर्णप्रयाग के दृश्य देख सकते हैं जहां पर पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है। उसके बाद जब हम कर्णप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो एक और प्रयाग आता है जिसे नंद प्रयाग नाम से जाना जाता है। नंद प्रयाग के भी दर्शन हम आपको कराएंगे क्योंकि रास्ते में ही पड़ते हैं। तो आप भी जब भी यात्रा करें तो इन सभी प्रयाग के दर्शन जरूर करें। ये नंद प्रयाग है जहाँ पर नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम हो रहा है। यहाँ के दिव्य दर्शन करते रहें। ये देखिए कितना सुंदर संगम है, बहुत ही अच्छी जगह है। और ये नंद प्रयाग है और नंद प्रयाग से अब हमारी यात्रा जो है आगे की ओर बढ़ती है। जब हम नंद प्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो ये आपको एक छोटा सा झरना देखने को मिलता है और ये झरना जैसे ही आपको मिलता है तो आप समझ जाना कि आप जोशीमठ के पास पहुंच चुके हैं। ये जोशीमठ से लगभग 3 किलोमीटर पहले ये झरना पड़ता है और बहुत ही प्यारा सा रोड पे ही ऑन रोड ये झरना है। और इस झरने को आप देख सकते हैं, थोड़ी देर फोटोग्राफी कर सकते हैं, उसके बाद जोशीमठ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और झरने से जैसे ही आप लगभग 5 मिनट आगे चलेंगे तो फिर आप जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है, इस तरफ औली जाने का रास्ता भी है। देखिए अगर औली जाना है और जोशीमठ के ट्रैफिक से बचना है तो राइट साइड मुड़ जाइए। और ये है जोशीमठ, ज्योतिर्मठ जिसे कहते हैं। बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही खास जगह है। यहाँ पर नरसिंह भगवान का एक मंदिर भी है, तो मंदिर भी आपको दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं ज्योतिर्मठ के सुंदर नज़ारे। अब मैं उस पॉइंट पर पहुंच चुका हूं जहां ज्योतिर्मठ के नरसिंह भगवान के मंदिर में जाने का रास्ता है। ये देखिए ये रास्ता है, यहां से नीचे की ओर जाएंगे तो आप नरसिंह भगवान के मंदिर में पहुंच जाएंगे और वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। अब मैं ज्योतिर्मठ से आगे बढ़ चुका था नीति वैली की तरफ। और नीति वैली का जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर से भरा हुआ है। जैसे जैसे आप नीति वैली के करीब पहुंचते जाएंगे रास्ता थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन जो पहाड़ों के नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं वो आपका मन मोह लेंगे और आपका कब जो ये रास्ता है पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। बस सावधानी से ड्राइव करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, तेज़ गाड़ी नहीं चलानी है। और अब तो रोड भी इतनी अच्छी हो चुकी है क्योंकि बॉर्डर की जितनी भी रोडें हैं जो बॉर्डर तक जाती हैं, चाहे वो भारत तिब्बत हो या भारत चाइना बॉर्डर हो, सभी जगह पर रोड काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं।
दोस्तों जैसे ही जोशीमठ से आप 14-15 किलोमीटर आगे चलेंगे तो एक बहुत ही फेमस जगह आती है जिसे तपोवन नाम से जाना जाता है। ये तपोवन है और बहुत सारे लोग तो तपोवन तक आते हैं क्योंकि यहाँ पर गौरी शंकर महादेव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। गौरी शंकर जो मंदिर है ना, ये माता गौरी की तपस्थली है और इस वजह से यहाँ भी बहुत सारे लोग आते हैं। और जो लोग भविष्य बद्री की यात्रा करते हैं वो तपोवन से होकर ही जाते हैं। तपोवन से ही एक रास्ता जो है ये नीति वैली की तरफ चला जाता है और एक रास्ता जाता है भविष्य बद्री के लिए, जिन्हें भविष्य का बद्री कहा जाता है। तो अगर आप भविष्य बद्री भी जाना है तो तपोवन आपको आना होगा। अब मैं आपको डिस्टेंस बताता हूँ कि डिस्टेंस कितनी है। अगर हरिद्वार से नीति वैली की पूरी डिस्टेंस से देखी जाए तो लगभग 360 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें लगभग 10 घंटे आपको आराम से लग जाते हैं, 10-11 घंटे भी लग सकते हैं। वहीं अगर बात करें हरिद्वार से जोशीमठ तो 270 किलोमीटर के आसपास है। मेरी तो यही सलाह रहेगी, अगर आप हरिद्वार से नीति वैली का ट्रैक कर रहे हैं या नीति वैली के लिए यात्रा कर रहे हैं तो आप हरिद्वार से निकलें या ऋषिकेश से निकलें तो पहले दिन आप जोशीमठ में नाइट स्टे कर लें और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप नीति वैली जाएं। वहाँ के जो टिम्बरसेन महादेव मंदिर है, नीति वैली जो गांव है वहाँ पर घूमें। रास्ते में गमसाली और जो मलारी गांव है वहाँ पर घूमकर आप आराम से शाम तक वापस ज्योतिर्मठ जोशीमठ आ सकते हैं। ये सबसे अच्छा प्लान है। बाकी अगर आप मलारी या गमसाली में रुकना चाहते हैं तो फिर तो आप चाहे तो उसी दिन आगे बढ़ सकते हैं, बाकी आपकी चॉइस है। लेकिन इतने ज़्यादा ऑप्शन आपको गमसाली या मलारी गांव में देखने को नहीं मिलेंगे, ये पहले आप ध्यान रखें। तो अभी जो रास्ता चल रहा है ये जोशीमठ से लगभग हम 30-40 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और धीरे धीरे करके भारत तिब्बत बॉर्डर की ओर हम बढ़ रहे हैं। कहीं जगह पर रोड थोड़ी ख़राब थी लेकिन लगातार काम चल रहा था, तो उम्मीद है अब तो रोड अच्छी हो गई होगी। जैसे ही आगे बढ़े तो हमें एक बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था नीति वैली जो है 55 किलोमीटर है और मलारी जो है 32 किलोमीटर है। और अब मैं आपको एक खास जानकारी देने वाला हूँ। मलारी में ही आपकी जो एंट्री होती है, क्योंकि आप बॉर्डर पर जा रहे हैं, भारत तिब्बत बॉर्डर पर जा रहे हैं, तो मलारी पर आपकी एंट्री की जाएगी। कई बार आधार कार्ड जो आईडी है आपकी वहाँ पर जमा कर लेते हैं और उसके बाद वापस आते समय आपको फिर से वहाँ से अपना आधार कार्ड लेना होता है। आपकी एंट्री होती है कि आपकी गाड़ी में कितने लोग हैं, तो ये ध्यान रखें, आप अपना परमिशन ज़रूर ले लें। ये एक तरह की परमिशन है जो आपको लेनी ज़रूरी है। आप मलारी पहुँचें, वहाँ पर चेक पोस्ट है, वहाँ पर हमारे आर्मी का बहुत बड़ा एक चेक पोस्ट है। वहाँ पर आपको आपकी गाड़ी एक चेक होगी एक तरह से, और कितने लोग हैं एंट्री करके आपकी आईडी रख लेंगे। लौटते समय आप आईडी ले लें। एक तरह से एंट्री भी रहती है कि कितने लोग बॉर्डर पर गए हैं और कितने लोग बॉर्डर से वापस आए हैं, तो ये ध्यान रखें। जैसे जैसे आपकी यात्रा जो है नीति वैली की तरफ बढ़ती जाएगी और कई बार तो कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं और आपको लगेगा कि आप लद्दाख की यात्रा कर रहे हो, क्योंकि सूखे पहाड़ आपको देखने को मिलते हैं। देखिए ये खड़े पहाड़ आपको देखने को मिल रहे हैं और इनमें जरा सा भी आपको कई जगह पर तो बिल्कुल सूखे दिखेंगे, एक भी पेड़ पौधे नहीं देखने को मिलते हैं। और लद्दाख में सेम ऐसे ही कुछ दृश्य हैं। तो इसीलिए ये वाला जो रास्ता है ना, ये मिनी लद्दाख ट्रैक भी कहा जाता है, मिनी लद्दाख भी कहा जाता है। हालांकि लद्दाख की सड़कें बहुत ही अच्छी हैं अभी। और ये देखिए ये जो दृश्य हैं ये लद्दाख की याद दिलाते हैं। वहाँ पर लद्दाख मैं गया हूँ, वहाँ पर जो सड़कें हैं, रोडें जो हैं वो और भी ज़्यादा चौड़ी हैं और बहुत अच्छी सड़कें हैं वहाँ की। फिलहाल ये वाले नज़ारे आप लोग देखते रहें। और अब मैं एक बहुत ही ख़ास जगह पर पहुँचने वाला हूँ, वो दृश्य आपको दिखाएंगे। बहुत ही ख़ास जगह है और वो है द्रोणागिरी पर्वत। लॉर्ड हनुमान लिफ्टेड संजीवनी टू सेव लाइफ ऑफ लॉर्ड लक्ष्मण। ये वो जगह है जहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लेके गए थे। ये द्रोणागिरी गांव यहीं पर पड़ता है और ये जो खाली स्थान देख रहे हैं ना, माना जाता है कि हनुमान जी ने यहीं से संजीवनी बूटी उठाई थी और इसी वजह से वो स्पेस खाली था।
जैसे ही इस रास्ते में हम और आगे बढ़ेंगे तो ये वो जगह आ जाता है जहाँ पर रास्ता आपको थोड़ा सा खराब देखने को मिलेगा। हालांकि उस समय काम चल रहा था और अब उम्मीद है कि ये रास्ता पूरा अच्छा हो गया होगा। तो ये वो पैच है जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जहाँ पर रास्ता खराब था, लेकिन मैंने देखा था बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा था। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये है मलारी गाँव। ये मलारी गांव बहुत ही फेमस है, अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको पता भी लगेगा। और जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको वो चेक पोस्ट देखने को मिलेगी जहां पर आपकी एंट्री की जाएगी, आपकी एक आईडी जमा कराई जाती है। हालांकि जब मैं गया था तो आईडी जमा कराई गई थी। हो सकता है कि आप जब जाएं तो एक कोई पास बनता हो। जब हम गए थे एंट्री की गई थी, कितने लोग थे और आईडी हमारी जमा करा ली गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको दो रास्ते दिखेंगे। तो नीचे वाले रास्ते में आपको जाना है। नीचे वाला रास्ता नीति वैली के लिए जाता है और ऊपर वाला रास्ता जो है वो सोमनाथ के लिए जाता है। मलारी के बाद जो नीति वैली है वो लगभग 22 किलोमीटर की रह जाती है। तो 22 किलोमीटर लगभग आपको 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि आगे जो है कई मोड़ है और कई जगह पर आपको ग्लेशियर के बीच से रास्ता जाता है, इस वजह से टाइम लगता है। और मलारी के आगे जो एक बहुत ही फेमस गांव है वो गमसाली है। और जैसे ही हम मलारी से आगे बढ़ते हैं, हिमालय में आप ये देख सकते हैं, हिमालय की कई चोटियां नज़र आ रही हैं, ऊंचे ऊंचे बर्फ़ के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। कई जगह पर काफ़ी ज़्यादा स्नो भी हमें दिख रही थी। और ये रास्ता थोड़ा सा हमें अच्छा मिला, जैसे जैसे और करीब जा रहे थे तो आगे का रास्ता हमें थोड़ा सा और अच्छा मिल रहा था। और आप अगर सीजन की बात करें कि कब जाना सही रहता है, तो सबसे अच्छा रहता है जो एक तरह से जो 4 धाम यात्रा का समय है, लगभग वही समय है। आप मई, जून, जुलाई, अगस्त में हालांकि बारिश होती है तो आप अवॉइड करें, बाकी जाने वाले तो जाते हैं। सितंबर अक्टूबर तक आप लोग जा सकते हैं। तो कुछ ये मंथ हैं जब आप नीति वैली के ट्रैक पर जा सकते हैं, टिम्बर महादेव की यात्रा पर जा सकते हैं। जैसे ही और आगे बढ़े तो हमें रोड पर भी काफ़ी ज़्यादा स्नो नज़र आ रही थी। देखिए ये जो लेफ्ट साइड में वाइट वाइट है ना, ये स्नो ही पड़ी है। और मैं गया था अप्रैल मंथ में, ये बताना भी ज़रूरी था और मैं भूल भी गया था। मैं गया था अप्रैल मंथ में, 27 अप्रैल के आसपास। तो उस समय ज़्यादा ही स्नो आपको देखने को मिलती है। और उस समय जो नीति वैली जो विलेज है ना, वो पूरा खाली होता है, क्योंकि वहाँ के लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए जाते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो सभी जानकारी आगे हम देंगे। फिलहाल आप रास्ते को देखें, और रास्ता इसीलिए दिखाया जाता है ताकि आपको पता हो कि रास्ते में कहाँ पर रास्ता ख़राब है, कहाँ पर अच्छा है। इसीलिए हम कोशिश रहती है कि मैक्सिमम रास्ता कवर किया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। और सामने देखिए कितनी ज़्यादा स्नो दिख रही है, और हमें अब जो है स्नो के बीच से हमारी गाड़ी निकलेगी। ये दीवारें देखिए, 10-10, 8-8 फीट की दीवारें हैं, जहाँ से जो कारें हैं आपकी निकलेंगी नीति वैली जाने के लिए। तो ये बहुत ही रोमांचक एडवेंचर से भरा हुआ रास्ता होता है। तो दोस्तों फाइनली हम नीति वैली के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। और जैसे ही हम नीति वैली के करीब पहुंचे, ये देखिए चारों ओर ग्लेशियर ही ग्लेशियर नज़र आ रहा है। और इसी ग्लेशियर के बीच से ना जो कारें हैं वो निकलती हैं। चारों ओर का जो व्यू है वो आप देख सकते हैं। और अभी हम आगे का व्यू दिखाएंगे आपको। और नीति वैली से पहले के ये नज़ारे देख रहे हैं। अभी नीति वैली के लिए हमें लगभग 6 किलोमीटर और आगे चलना होगा। यहाँ पर कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और
काफ़ी दूर है, लगभग बात करें तो 130-40 मीटर तक आपको आगे ऐसे ही जाना होगा और दोनों साइड आपको बर्फ़ की दीवारें देखने को मिलेंगी। और नीति वैली तो अभी आगे है, तो ऐसे स्नोफॉल भी हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश चालू है। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें एक ग्लेशियर और नज़र आया, और ये ग्लेशियर के बीच से ही हमारी गाड़ी आगे निकलनी थी। देखिए ये जो ग्लेशियर का पानी है ना, पिघल पिघल के रोड पे आता है, तो ऐसी जगह पर अक्सर रोड भी ख़राब हो जाती है। और देखिए कहाँ से निकलना पड़ रहा था हमें। ऊंचा ये ग्लेशियर और भी ज़्यादा ऊंचा था, छोटा सा ग्लेशियर था, और फिर आगे जो नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे, तो हर एक नज़ारा मन को मोह ले रहा था। हल्की हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी और पूरे चांसेस थे कि स्नोफॉल होगा। और ऐसे ही चलते हुए हम आगे बढ़ते गए, और अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो गमसाली गांव आएगा। गमसाली गांव जो है बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि नीति वैली से लगभग 5 किलोमीटर पहले है। और गमसाली गांव में भी स्टे के लिए कुछ होम स्टे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, मैंने आपको जैसे बताया। और तो अगर आप रुकना चाहें तो यहाँ पर रुक सकते हैं। अब मैं गमसाली गांव पहुंच चुका हूं। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है गमसाली, और यहाँ पर ये गेट जो लगा हुआ है ये गमसाली गांव के लिए है। बड़ा सा गेट है और काफ़ी घर है यहाँ पर, लेकिन ये लोग भी शिफ्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो अभी हम गांव का व्यू दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों अब जो है नीति वैली से लगभग हम 4-5 किलोमीटर पहले हैं, और ये जो विलेज दिख रहा है बहुत ही फेमस विलेज है गमसाली नाम से। तो आपको ले चलते हैं थोड़ा सा आगे और इस तरफ के नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये काफ़ी फेमस गांव है, तो कह सकते हैं नीति वैली से जो पहले थोड़ी सी बड़ी जगह आएगी जहां पर कुछ घर आपको दिखेंगे, वो है गमसाली। और ये गांव भी पूरी तरह से खाली है। देखिए इस गांव के लोग भी तपोवन जोशीमठ चले जाते हैं और अप्रैल के लास्ट वीक तक फिर आना शुरू कर देते हैं। देखिए गमसाली विलेज आपके सामने है। जब भी आप सर्च करेंगे ना तो नीति वैली के साथ साथ गमसाली विलेज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर भी आपको कुछ होम स्टे मिल जाएंगे जहाँ पर आप चाहें तो रात में रुक सकते हैं। देखिए वहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए आई लव गमसाली। सभी जगह पर ताला लगा है, ये देखिए ताला लगाकर लोग सील बंद करके जाते हैं। ये देखिए ताला लगा है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ताला लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कुछ नई बिल्डिंग बनी है, आई थिंक होम स्टे टाइप में यहाँ पर कुछ बन रहा है। तो फिलहाल ये गांव पूरी तरह से खाली है। गांव के एक सदस्य हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे इस गांव के आसपास का जो इतिहास है। सबसे पहले तो आपका मुकेश हेल्प में स्वागत है सर। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और फिर ये गमसाली जो गांव है। ठीक है सर। मेरा नाम हुकम से मरतुल्य है जी। मैं भोजपुर प्रधान भी रहा हूँ। अच्छा, इसी गांव के प्रधान रह चुके हैं। मेरा मैडम भी प्रधान है, 10 साल हमने प्रधानगिरी की। सबसे अच्छी बात है इस गांव के प्रधान जी हमारे साथ हैं, तो इससे अच्छी बात क्या है कि ये यहाँ को बेहतर से जानकारी दे सकते हैं। जी बताएं, इस गांव का इतिहास बताएं। इस गांव का पहला गांव का नाम था शशक, जैसे नीति का सौसा था, इसका नाम शशक नाम था। उसके बाद ये गमसाली गांव से फेमस हो गया। ठीक, तो ऐसा अचानक कैसे गमसाली पड़ गया? अब ये हो कि लोगों के दिमाग में आया शशक गांव, ये जो अभी शशक गांव ये थोड़ा तिब्बती उसके उसमें आता है। जी जी जी। तो लोगों ने कहा कि यार ये ऐसा थोड़ा अटपटांग लग रहा था, इसका नाम अपने भारतीय संस्कृति का ऐसा नाम रखा। हाँ, हिंदू के उसे गमसाली नाम से हो गया। फिर क्यों फेमस क्यों है गमसाली गांव? बहुत ज़्यादा फेमस है। गांव ये है, यहाँ पर जो है एक तो हमारा जो फैला दीप्ता है, तो ये 5 ग्राम सभा में सब जो है इसका स्थान यहाँ पर है। अच्छा अच्छा।
तो यहाँ पर सबसे पुराने लोग माणे लोग होते थे। यहाँ पर कई कास्ट है, एक माणे लोग होते थे। तो माणे लोग जो हम नीचे जाते थे तो ये आगे एक जहाँ काली मंदिर उसके साइड में एक गुफा है, जी ये लोग वहाँ रहते थे। ठीक, यहाँ पर पानी का भी दिक्कत था। पानी हम लाते थे, यहाँ पर पुल है, पुल के बगल में एक धारा होता था, वो भी माणे मंगर बोलते थे उसको भी। अच्छा। तो वहाँ से पानी लेते। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर पंचनाग आ गया उस जमाना, पंचांग देवता वहाँ पर। और तो फैला देवता का यार आप मेरे को स्थान दो, उसने कहा पहले मेरे को पानी दो आप, फिर एक आपके आगे नहर मिलेगा, वहाँ पर वो करके पंचनाग ने वहाँ पर अपना वो मार के पानी दिया। फिर फैला देवता ने बम्पा में पंचनाग को स्थान दिया। अच्छा अच्छा। मतलब 5 ग्राम सभा का इन्हीं का है, हर जगह पूजा होता है, पर मेन स्थान यहाँ पर है। हमने सुना है गमसाली गांव में 6 महीने ज़बरदस्त बर्फबारी होती है, तो उस समय आप लोग कैसे सरवाइव करते हैं, क्या करते हैं? उस टाइम हमारे क्या है, हम लोग जून में माइग्रेशन गांव है। अच्छा। जून में हम ऊपर आते हैं गमसाली के लिए। अच्छा अच्छा। तो अक्टूबर लास्ट हम गांव वाले निकल जाते हैं। मैं थोड़ा होम स्टे के चक्कर में नवंबर दिसंबर जब तक बर्फ़ नहीं पड़ता तब तो मैं यहाँ पर रहता हूँ, होम स्टे चलाता हूँ। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जैसे ही बर्फबारी गिरना शुरू हो जाती है आप लोग गांव छोड़कर किधर जाते हैं, कौन सी जगह पर जाते हैं? हम चमोली के आसपास जाते हैं। वहाँ पर बौना हो गया, शिमला हो गया, न्यू चमेली तो हो गया, वहाँ पर बम्पा। आपको रहने की आपकी व्यवस्था कौन करता है वहाँ पर? खुद ये आप खुद करना पड़ता है? खुद अपने आप करते हैं। रेंट पे रहते हैं या कैसे रहते हैं? ना, अपना मकान है, अपना जमीन है वहाँ पर भी। अच्छा, जैसे यहाँ पर है तो कह सकते हैं कि 6 महीने आपका यहाँ स्थान है, 6 महीने आपका गांव उधर है। हाँ, 6 महीने हमारा गांव नीचे। वहाँ पर हम क्या करते हैं, वो तो कम है ज़मीन, तो वहाँ पर हम सॉल पंखी जो अपना कालीन कुलीन ऐसा बनाने का काम। बनाते हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि कुछ लोग गमसाली आते हैं, रुकना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा अपने होम स्टे का नाम बता दें और एक कॉन्टैक्ट नंबर बता दें, जिससे कि आपसे संपर्क करके वो बुकिंग कर सकें। मेरा होम स्टे गमसाली होम स्टे है, गमसाली होम स्टे जी। तो उसमें नंबर है मेरा 8171467160। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एक बार रिपीट कर दें नंबर साहब। 8171467160। अच्छा, ये अभी आप यहाँ पर मेरा वो भी लगा हुआ है, इस पे आप वो कितने कॉटेज हैं या रूम है, कैसे क्या? रूम मेरे पास 7 रूम है। अच्छा। तो अभी मैंने 2 रूम, ये जो हिमाचल टाइप का पूरा लकड़ी का है, 2 कमरे। अच्छा अच्छा। तो लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये का किराया है उसका। कितने लोग रह सकते हैं उस रूम में? उसमें 4 आदमी रह सकते हैं, 4 रह सकते हैं, 5 रह सकते हैं। और खाना भी देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं? खाना का अलग। कितने रुपए थाली रहता है? खाना 120 रुपये का, रोटी चावल दाल सब्जी सब रहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और यहाँ की जानकारी दी है। दोस्तों, गमसाली गांव दिखाने के बाद अब हमारी यात्रा पर मैं आगे बढ़ चुका था नीति वैली के लिए। तो जल्दी से पहुंचते हैं नीति वैली। नीति वैली के दृश्य दिखाते हैं और नीति वैली भी खाली होगा, क्योंकि नीति वैली तो और भी ज़्यादा बॉर्डर के करीब है। जब गमसाली गांव पूरा खाली है तो नीति वैली भी पूरा खाली होगा। और यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से हमें बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिले, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे थोड़ा रास्ता और भी ज़्यादा खराब मिल रहा था। और तो नीति वैली पहुंचेंगे, नीति वैली के नज़ारे दिखाएंगे, और उसके बाद हम आपको ले चलेंगे टिम्बरसेन महादेव का वो जो दिव्य गुफा और वो जो बर्फ से बना हुआ शिवलिंग बाबा बर्फानी, जिसने छोटा बाबा बर्फानी के नाम से जाना जाता है, वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना। और ये वीडियो इसलिए डिटेल में बनाई गई है ताकि ऐसी जो यात्राएं होती हैं, ये थोड़ी सी मुश्किल यात्राएं होती हैं, तो आपको हर एक जगह के बारे में पूरी जानकारी हो। मैंने आपको होम स्टे का नंबर भी दे दिया है, अगर आप गमसाली गांव में रुकना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। बाकी आगे का रास्ता देख सकते हैं जो ग्लेशियर के बीच से जाता है, और दोनों तरफ छोटे छोटे ग्लेशियर दिख रहे हैं और बीच का ये रास्ता है। ये देखिए, नीति वैली से लगभग हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पहले है। नीति वैली का जो गांव है थोड़ा सा आगे है, लेकिन उससे पहले ये एक व्यू पॉइंट है। ये देखिए, इस तरफ देखिए पहाड़ों के नज़ारे, कितनी ज़्यादा स्नो जो है दिख रही है। पूरी तरह से पहाड़ जो हैं बर्फ़ से ढके पड़े हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नीति वैली। जोशीमठ से यहाँ तक पहुँचने में हमें 3 घंटे का सफ़र लगा है। और नीति वैली हम आपको पहले दिखाते हैं, फिर पहाड़ों में जो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, जो स्नो जो हिमालय की चोटियाँ हैं, वो हम आपको दिखाएंगे जो पूरी तरह से बर्फ़ से लदी हुई हैं।
ये देखिए, ये जो सामने आपको एक गांव सा नज़र आ रहा है वो नीति वैली है। वहाँ पर देखिए चारों ओर पहाड़ों से घिरी हुई ये वैली है और वो नीति वैली है। इस समय वहाँ पर कोई नहीं मिलने वाला है। और फिलहाल ये देखिए पहाड़ों के शानदार नज़ारे आपके सामने हैं। ये हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ नज़र आ रही हैं और देखिए कितने ज़्यादा बर्फ़ से पूरी तरह से जो पहाड़ है ना वो ढके हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको कुछ स्पेस दिखेगा, नहीं तो शानदार सुंदर नज़ारे। और बारिश चल रही है। टिम्बरसेन महादेव का जो ट्रैक है यहीं से जाता है, लेकिन बारिश हो रही थी, इस वजह से मैंने सोचा पहले नीति वैली का जो गांव है, नीति गांव, उसको देख लिया जाए और उसके बाद हो सकता है बारिश रुके तो हम ट्रैक शुरू करें। तो पहले हम आपको नीति गांव की तरफ लेकर चलते हैं। इस जगह से नीति गांव जाते हैं और यहाँ से एक रास्ता जो है वो बॉर्डर के लिए जाता है। आगे कोई गांव नहीं है, नीति वैली ही गांव है, लेकिन यहाँ से जो ये रास्ता जाता है ना ऊपर की ओर, ये जाता है बॉर्डर पर, जहाँ से हमारे आर्मी के जवान बॉर्डर तक पहुँचते हैं। दोस्तों फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जिसके लिए हमने 3 घंटे का सफ़र किया है और ये है नीति वैली। नीति वैली का शानदार नज़ारे आप देख सकते हैं। पूरा गांव हम आपको घुमाने वाले हैं और ये प्यारा सा गांव है, तीनों चारों तरफ से कह सकते हैं पहाड़ों से घिरा हुआ है। देखिए शानदार नज़ारे आपके सामने हैं। और ये देखिए ये है नीति वैली का स्कूल। और जैसे प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, छोटा सा स्कूल है, आपको अंदर ले चलते हैं क्योंकि ये गेट खुला हुआ है। देखिए ये है स्कूल, प्राइमरी स्कूल जैसे होते हैं ना वैसे ही ये छोटा स्कूल है क्योंकि छोटा गांव है, 60-70 घर है और यहाँ पर 3-4 कमरे का ये देखिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय नीति। तो बहुत अच्छे समय पर पहुँचे हैं, आराम से शूट भी हो सकता है क्योंकि गांव के लोग नहीं हैं यहाँ पर। नीति गांव का पंचायत भवन भी देख सकते हैं आप लोग। ये है नीति गांव का पंचायत भवन। ताले लगे हुए हैं हर जगह पर, हर जो घर बने हैं या कोई रूम्स हैं या जो बिल्डिंग हैं सभी जगह आपको लॉक लगा हुआ नज़र आएगा। हालांकि ये वाला रूम खुला है। यहाँ पर कार्यालय है जो गांव के सरपंच है। आइए आपको पूरा नीति गांव घुमाते हैं। आप सभी इन दृश्यों को देखिए, पहाड़ी जैसे गांव होते हैं ना पुराने वैसे ही बने हुए हैं। देखिए ये गलियां और सभी कुछ तालों में कपड़े लपेटे गए हैं, एक तरह से सील लगाई गई है। और ये देखिए आज हम आपको एक ऐसा गांव दिखा रहे हैं जो पूरा गांव आज खाली नज़र आ रहा है। ये देखिए ये पुराने गांव हैं, कुछ अच्छे घर भी हैं, कुछ पुराने गांव हैं। ये देखिए सब में एक तरह से सील लगी हुई है। ये जो ताले लगे हैं ना इनमें गौर करके देखेंगे तो एक तरह से सील लगी हुई है, पूरी तरह से बंद है और 6 महीने के लिए पूरा गांव बंद रहता है। ये देखिए गांव में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है और अभी भी बर्फ़ नज़र आ रही है। देखिए इस तरफ के व्यू देखिए आप लोग। और यही रास्ता जो है आगे जो है भारत तिब्बत का जो बॉर्डर है वहाँ के लिए जाता है। अब मैं आपको नीति वैली के पास जो छोटा बर्फानी है जिसे छोटा अमरनाथ भी कहते हैं वहाँ पर ले चलते हैं। जैसे अमरनाथ में बर्फ़ से बहुत बड़ा एक शिवलिंग बनता है, यहाँ भी छोटे आकार का शिवलिंग बनता है और इसी वजह से छोटा बर्फानी कहते हैं। तो अभी हम छोटे अमरनाथ की यात्रा पर हैं जो कि नीति वैली गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले ये मेरे बैक साइड में जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं वहाँ पर नज़र आता है। दोस्तों जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहीं से ये रिवर निकलती है और ये धौली गंगा है, अलकनंदा नदी की सहायक नदी
और यही नदी जो है आगे जाकर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा जी में संगम करती है। तो ये पवित्र नदी है, इसी नदी के किनारे किनारे आप ट्रैक में आगे बढ़ सकते हैं। और ये रास्ता है, लगभग ट्रैक की बात करें तो 1.25 किलोमीटर के आसपास का ये ट्रैक है। अगर आप कितने भी आराम से करेंगे तो लगभग 40-45 मिनट में आप पहुंच जाएंगे टिम्बरसैंड महादेव की जो पवित्र गुफा है। तो जल्दी से पहुंचते हैं गुफा में। और जो ये नज़ारे हैं ना, हर कदम में आपका मन मोह लेंगे, क्योंकि ये हिमालय की चोटियां हैं और वो पास में ये जो रिवर है और भी ज़्यादा खास हो जाती है। आज के आधुनिक दौर में जहां हर जगह भीड़ और शोर है, वहीं टिम्बरसैंड महादेव एक ऐसी जगह पर है जहां पहुंचकर आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ न बड़े मंदिर हैं, न भव्य भवन है, लेकिन फिर भी यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव किसी बड़े तीर्थ से कम नहीं है। जब हिमालय की बर्फीली हवाएं गुफा के अंदर प्रवेश करती हैं और सामने बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं, तो ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं भगवान शिव अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हों या उपस्थिति का एहसास करा रहे हों। देखिए गुफा नजर आने लगी है। छोटा बाबा बर्फानी के दर्शन बस कुछ ही देर में आप सभी को होंगे। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बर्फ से बना हुआ शिवलिंग। अमरनाथ में तो बड़े बाबा बर्फानी हैं, लेकिन जोशीमठ से आगे नीति वैली के पास छोटा बाबा बर्फानी। तो देखिए ये गुफा है और यहाँ पर पास में आपको शिवलिंग नज़र आ रहा होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो दोस्तों यहाँ बैठे हैं हमारे प्रभु। वो देखिए वो है छोटा बाबा बर्फानी। बस थोड़ी दूर और चलना होगा, इस रास्ते से चलेंगे और वहाँ पर आपको अच्छे से दर्शन कराएंगे। वो देखिए छोटे बाबा बर्फानी नज़र आ चुके हैं। हर हर महादेव। ये लास्ट का लगभग 50 मीटर की जो ट्रैक है ये रह गया है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नो भी है और थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि लगातार स्नो होती है और बर्फ़बारी भी होती है। तो यहाँ पर आप सावधानी से चलें। और जब आप मई जून के महीने में जा रहे होगे तब तो ये रास्ता प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि उस समय बर्फ़बारी ख़त्म सी हो जाती है और उसके साथ साथ यहाँ पर लोग रहते भी हैं और लगातार आते हैं, तो ये रास्ता पूरा अच्छा हो जाता है। और मैं अप्रैल में गया था तो मंदिर में भी कोई नहीं था और रास्ता वैसा ही था। तो ये है गेट जहाँ से एंट्री करेंगे और सामने आपको छोटे बाबा बर्फानी के दर्शन होंगे। तो दोस्तों लगभग 30 मिनट का ट्रैक करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं छोटे बाबा बर्फानी के पास। इस तरफ देखिए, ये प्राकृतिक रूप से जो यहाँ से जल गिरता है वो जल जो है जम जाता है और शिवलिंग का आकार लेता है, और इसी वजह से छोटे बाबा बर्फानी इस जगह को कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शिवलिंग आपके बर्फ़ के देखेंगे जो बिल्कुल शिवलिंग जैसे हैं। ये दुर्लभ यात्रा होती है और कभी कभी ऐसे दर्शन करने का मौका मिलता है।
तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करते जाइए, हर हर महादेव लिखते जाइए, क्योंकि ये भी एक भोलेनाथ का प्रमुख स्थान है। आप सभी दर्शन करें और सभी लोग हर हर महादेव जरूर लिखें। ये देखिए टिम्बरसैंड महादेव की यात्रा उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति वैली के पास है ये दिव्य स्थान। और कभी भी मौका मिले ना तो आप इस जगह पर आना, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का पूरा कह सकते हैं यहाँ पर भंडार है। यहाँ पर कुछ देर आप बैठ सकते हैं इस गुफा में और पूरी देखिए ग्लेशियर है, ऊपर पहाड़ है, पूरी एक गुफा है ये। और यहाँ पर ये देखिए जो जल है शिवलिंग के आकार का यहाँ पर जम जाता है। दिव्य और खास दर्शन ऐसे ही लगातार वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपको भी महादेव की दिव्यता, हिमालय की सुंदरता और रहस्यमय स्थानों की यात्रा पसंद है तो एक बार टिम्बरसैंड महादेव की यात्रा जरूर करें। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि सभी को यहाँ के बारे में पता चले। हर हर महादेव।